हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एज सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में MPS का कोर्स है और वो सेकेंड ईयर के अंदर MPSE 001 सब्जेक्ट यानी भारत और विश्व, जिसे हम इंडिया एंड वर्ल्ड कहें, ये सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आप सभी को 2023 के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। हमने ये वीडियो आप सभी के लिए एक मंथ पहले ही बना दी है क्योंकि पिछली बार आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके ये कमेंट आए थे कि सर आपने पेपर के कुछ दिन पहले ही बताया है। तो पेपर में क्वेश्चन तो बिल्कुल वही आए लेकिन तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो हम ऐसा ही पेपर नॉर्मल करके लाए। लेकिन आप सभी ने डिमांड करी थी कि अगली बार पेपर जब हमारा हो तो उससे कम से कम एक मंथ पहले हमारी ये वीडियो अपलोड कर देना। तो गाइज, आप सभी की डिमांड पर हमने एक मंथ पहले ही आप सभी के लिए पेपर जो है हमारी तरफ से जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो अपलोड कर दिया। इन क्वेश्चनों को ही आपको अच्छे से करके जाना है और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं आप सभी को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है जिसमें आपसे पूछा गया है भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारणों को बताइए। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भारत की विदेश नीति है ये इस पूरे सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके पेपर में 10 क्वेश्चन टोटल हैं, 10 में से 100% 2 क्वेश्चन मिनिमम आप सभी के आएंगे और अगर मैक्सिमम की बात करूं तो 3 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो मैक्सिमम रहेंगे आप सभी के। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 क्वेश्चन अगर आएंगे आप सभी के पेपर में तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके पेपर में, क्योंकि आप सभी को पता है कि 50 मार्क्स का पेपर होगा आपका सेकेंड ईयर का और 50 मार्क्स में से अगर 2 क्वेश्चन का मतलब है 20 नंबर ओनली विदेश नीति से ही आप सभी को मिलने वाले हैं। कम से कम तो इतने क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप किसी भी ईयर का पेपर आप देख लोगे, इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे सारे क्वेश्चनों की। तो सबसे पहली बात तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारण। तो भारत की विदेश नीति को क्या क्या प्रभावित करता है? सबसे पहली बात तो फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति हम कहते हैं किसको है, तो विदेश नीति उन सभी नीति को कहा जाता है जिसके जरिए एक देश के संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश से होंगे किस देश से नहीं होंगे, ये हमें पता चलता है। यही क्या कहलाता है? विदेशी संबंध। भारत के जो विदेशी संबंध है वो यही कहलाते हैं, ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में अगर सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो इसके अंदर क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में तो इस तरीके से डायरेक्टली आएगा। पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन ना आकर आपसे पूछेगा भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में आंतरिक कारणों की भूमिका बताइए। आंतरिक कारण नहीं पूछता तो आपसे पूछेगा राजनीतिक कारण या फिर आपसे ये पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कारण बताइए। तो ये आप सभी को याद रखना है कि ये 2 फैक्टर्स हैं जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है पहला तरीके से नॉर्मली ऐसे पूछा जाएगा, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारणों को बताइए सिंपली। या फिर आपसे ये यहाँ की लाइनें ना पूछकर आपसे इधर की जो लाइनें हैं वो ना पूछकर आपसे डायरेक्टली आपसे बोलेगा कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले में अंतर्राष्ट्रीय कारण कौन कौन से हैं या राष्ट्रीय कारण कौन कौन से हैं, बाह्य कारण कौन कौन से हैं, बाह्य परिस्थिति कौन कौन सी है, आंतरिक परिस्थिति कौन कौन सी है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन को सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई विदेश नीति कहते किसको है। तो विदेश नीति आप सभी को ध्यान रखना है कि एक देश किसी दूसरे देश से जब अपने संबंध बनाता है तो क्या बातें हैं जो उसे उस देश के करीब ले जाती है या उससे उससे दूर भगाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ तो ऐसे रीजंस होंगे जिसकी वजह से हमारे और अमेरिका के संबंध आज अच्छे हो रहे हैं, या फिर रूस से हमने पाकिस्तान की तुलना में ज़्यादा अच्छे से संबंध बना रखे हैं। कोई तो कारण होगा। तो इसमें आता है हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है राष्ट्रीय हित। अगर हमारा जिन देशों के साथ हित होता है उन देशों के साथ हम अपने विदेश नीति का संचालन करते हैं। जो देश हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं, उन देशों से हम परस्पर दूरी बनाकर ही रखते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले जो 2 कारण है बेसिकली, या फिर विदेश नीति को और एक्सप्लेन करना है क्योंकि आपको पता है 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो 10 मार्क्स में आपको उतना ही लिखना है जितना सफिशिएंट हो। हम ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी देश पूरी तरीके से अलग थलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। किसी न किसी कारणवश, चाहे वो आर्थिक कारण हो चाहे वो राजनीतिक कारण हो, इसके वजह से एक देश को दूसरे देश से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। और ये जो संबंध एक देश जब दूसरे देश से संबंध स्थापित करता है तो यही उसकी विदेश नीति कहलाती है।
विदेश नीति को प्रभावित करने में कई सारे कारण हैं, जैसे आंतरिक कारण है। आंतरिक कारण में आ जाता है हमारा कि भाई भू क्षेत्र कैसा है, हमारा हमारा देश जो है वो कैसे भू क्षेत्र पर निवास करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो आपने इंडिया का मैप आपने साउथ में देखा है, तो साउथ में आपको इधर श्रीलंका दिखेगा। इसके अलावा ये सारा कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया का मतलब होता है सी वाला एरिया जहाँ पर समुद्र है। तो ये सारा समुद्र होने की वजह से हमें यहाँ पर एक अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। दूसरी बात, हमें इसका लाभ भी मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्थ की तरफ थोड़ा देखें, तो हम एक चीज़ देखेंगे, जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर है। अगर मान के चलो ये जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको यहाँ पर एक देश दिखेगा जिसका नाम है नेपाल। नेपाल की जो सीमा है वो किसी भी समुद्र से नहीं घिरती। तो आप देख सकते हैं ये हमसे अर्थव्यवस्था के मामले में हमसे कमज़ोर है। तो अगर आपके सीमा किसी न किसी देश, किसी न किसी समुद्र से मिलती है, तो आपको एक फ़ायदा मिल जाता है। यहाँ पर मत्स्य भंडार है, समुद्री आप टूरिज्म बढ़ सकता है आपके देश में। इसके अलावा विदेशी व्यापार करने के लिए आपके पास में बहुत सारे मार्ग बन जाते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। ये आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में या किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने में वहाँ की जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा फैक्टर डालती है। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों की पसंद क्या है। जैसे आज के ज़माने में हम बात करें तो हमें वेस्टर्न चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही है, वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा अपने रिलेशन को बिल्ड करते जा रहे हैं। ये आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा आज के ज़माने में जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन कंपनी है, पूरे देश दुनिया में ग्रो कर रही है, पूरे देश दुनिया में अपना विकास कर रही है, तो आपको इस बारे में भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर में बात करें तो यूएनओ के जो डिसीजंस हैं, यूएनओ के डिसीजन है वो बहुत फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक नेम आपको याद रखना है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये हमारी विदेश नीति को प्रभावित करता है। बाहरी कारणों में बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें बाहरी कारणों में, जैसे भारत पाकिस्तान जैसे जो देश हैंगे वो भारत के ऊपर कई बार अटैक करते हैं। जैसे 1962 में हमसे चाइना से युद्ध हुआ जिसमें हमारी हार हुई। इसके अलावा पाकिस्तान से हमारे 4 बारी युद्ध हो चुके हैं। 1947-48 का युद्ध है, 1965 का युद्ध है, 1971 का युद्ध है, या फिर 1999 की। इन चारों युद्धों में हालांकि हमारी जीत हुई है पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी से चौकस रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, कभी वो हम पे अटैक ना कर दे, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में ये कारण है। ये वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, उन कारणों को परिक्षिप्त कीजिए। देखो सबसे पहली बात क्या है कि आप लोगों को वीडियो देखना इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आपको रियलिटी में एक क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर इंक्लूड करने क्या नहीं करने। क्योंकि अगर आप बुक पढ़ोगे तो बुक पढ़ने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट स्टडी करोगे तो उसके अंदर आपका काफ़ी टाइम बचता है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी जो है आप लोगों के मार्क्स को और ज़्यादा बढ़ाएगी। इसके अलावा देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, इसमें बताया गया है क्वेश्चन उन कारणों का परीक्षण कीजिए जो भारत की विदेश नीति के संचालन में सहायक है। तो अब आपको देखो सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये 3 क्वेश्चन अगर हम बात करें शुरू के जो हमने लिखे हैं बिल्कुल डिट्टो सेम है, लेकिन आपको इसमें बताना है क्या बातें ऐसी है जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। और ऊपर वही चीज़ तो हम पढ़ रहे थे, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारणों को बताइए क्या बातें पर, तो ये सेम क्वेश्चन आया। तीसरा क्वेश्चन आप सभी अगर देखेंगे तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति बनाने में राजनीतिक दलों का क्या योगदान है। यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत की विदेश नीति का आकलन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप सभी से आता है। देखो आपको जैसे ये वाला यूनिट है, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब कई बार पेपर में आएगा, जैसे या तो आपसे डायरेक्टली नेताओं के नाम पूछेगा, जैसे इसमें पूछा गया है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत की विदेश नीति का सिंहावलोकन कीजिए, ऐसा भी लिखा आ सकता है। ये ना लिखाएगा तो आपसे पूछा जाएगा नेहरू के शासनकाल में भारत की विदेश नीति का सिंहावलोकन कीजिए। आपसे ये भी नहीं पूछा जाता तो आपसे पूछा जाएगा कि नेहरू के पश्चात जो भारत की विदेश नीति है तो उसमें आपको लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताना होगा, उनकी विदेश नीति का संचालन कीजिए। ये भी नहीं पूछा जाता 1977 से 1980 तक आप सभी को बताएं भारत के अंदर जनता पार्टी की सरकार रही। किसकी सरकार रही? जनता पार्टी की। तो आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि भाई भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में जनता पार्टी की शासनकाल में सिंहावलोकन कीजिए भारत की विदेश नीति का। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी 110% आना ही आना है। पहली बात मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आप लोगों के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। बाकी अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे, अब डायरेक्टली प्लेलिस्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरीके से प्लेलिस्ट के अंदर आपको जाना है। और पूरा सिंपली फॉर्म में मैं आप लोग
तो ये भी समझा दूंगा कि क्या कुछ आपके पेपर में उससे आ सकता है या क्या चीज़ नहीं आ सकता, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। अच्छा, तो भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता बतानी। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता, जिसने ये शुरू के 2 क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी क्या ऐसी खास बात है भारत की विदेश नीति में? तो भारत की विदेश नीति जो है वो हमेशा ध्यान रखना है, शांति को बढ़ावा देने की बात करती है। हथियारों की ओर जो निशस्त्रीकरण है, उस पे रोक लगने की बात करती है, निशस्त्रीकरण की भी रोक लगने की बात करती है, निशस्त्रीकरण की बात करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, इसकी बात करती है। इसके अलावा ताकतवर देश अपना वर्चस्व जो है गरीब देशों को ना दिखाएं, इस ओर भारत ध्यान रखता है। इसके अलावा 2 देशों के बीच में अगर विवादास्पद संबंध है, अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति है, युद्ध जैसे हालात हैं, तो उन देशों में संबंधों को नॉर्मलाइज करने में जो है भारत की विदेश नीति की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें भी आप सभी को याद रखना है। अच्छा, इसके बाद में आप सभी को एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में पीएमओ की भूमिका। जैसे अब अलग अलग क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, जैसे एक आएगा भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में, मैं अलग पेन से इसको मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट करूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझें। इसका कोई, अब ये क्वेश्चन तो खत्म हो गए, बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सेपरेटली इन सारे क्वेश्चनों का मैं आप लोगों को आंसर भी दूंगा। आप लोगों के एग्जाम्स के लिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारी तरफ से अपलोड होने चाहिए वो अपलोड भी करवा दिए जाएंगे। तो किस कलर में बताया जाए, इस कलर में बताते हैं। चलो देखो, भारत की विदेश नीति की जो है, इसमें राजनीतिक कारण, इसमें कौन से कारण आप सभी को इसमें बताना है मेनली, इसमें आपको मेनली बताना है राजनीतिक कारण। भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में कौन से कारण? राजनीतिक कारण। कौन कौन से राजनीतिक कारण है या राजनीतिक जो दल लेंगे, जैसे राजनीतिक दल के अंदर आपको बताना है पार्टियां कि विभिन्न अलग अलग प्रकार की पार्टियां, जैसे हमारे देश में अगर हम बात करें, जो बीजेपी का गठबंधन है वो एनडीए के साथ है, कांग्रेस का गठबंधन जो है यूपीए के साथ है, इसको कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि उन्हीं का गठबंधन है या उन्हीं के साथ है, एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात नहीं है। तो ये भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करती है? अगली बात आती है पीएमओ, यानी प्रधानमंत्री ऑफिस, पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय भी लिखा सकता है। इसकी शक्ति और कार्यों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, बाकी आप लोगों के लिए अपलोडेड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा भारत की विदेश नीति के संबंध की चर्चा कीजिए। आपको इसमें ये बताना है भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है इसके अंदर भारत और जो अफ्रीका के संबंध है, जैसे अफ्रीका के साथ संबंध वाली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके बाद में कुछ प्रमुख संगठन है, ये भी आपके पेपर में पक्का पूछे जाएंगे, जैसे एपेक के ऊपर वीडियो बना रखी है, ब्रिक्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, बिम्स्टेक के ऊपर वीडियो बना रखी है, टीएनसीज पे बना रखी है, यूपीए और एनडीए के ऊपर अभी वीडियो नहीं बनी है तो ये बन जाएगी। आसियान के ऊपर वीडियो भी नहीं बनी है, ये भी जल्दी बन जाएगी, आप सभी को पता होना चाहिए। आसियान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, आप सभी को पता होना चाहिए। आसियान जो है जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इसके बाद में म्यांमार, ये संगठन है। बिम्स्टेक भी आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं हम, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि आपके पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है। ओके, क्योंकि एक शॉर्ट नोट में तो आपके यहाँ से भी आएगा, शॉर्ट नोट के क्वेश्चन एक हमने यहाँ से भी बनाए हैं आप सभी के लिए, एक शॉर्ट नोट के क्वेश्चन अलग बनाए, तो ये 5 नंबर में ही आएगा। 5 नंबर में आने का मतलब है आपको 1.5 पेज ही भरना है, एक सही 1/2, 1.5 पेज ही भरना है, आपको ज़्यादा नहीं बढ़ना। और अगर बात करें जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको 3 पेज भरने हैं, क्योंकि आपको पेपर में टाइम भी तो केवल 2 घंटे का ही, 2 आवर्स का ही टाइम मिलेगा, तो आपको इसीलिए उसी हिसाब से टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। बाकी आपकी स्पीड अच्छी है तो आप और भी टाइम और भी पेजेस दे सकते हो, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में शीत युद्ध के पश्चात भारत और यूएसए के संबंध बताइए। तो भाई ये वीडियो अपलोडेड है आप लोगों के लिए। भारत और यूएसए के संबंध की बात करें तो ज़्यादा अच्छे संबंध तो शीत युद्ध के बाद ही हुए हैं, क्योंकि शीत युद्ध के काल तक हम देखते हैं भारत का जो पल रहा है वो किसके साथ जुड़ाव रहता है। भारत का जो पल रहा है वो बेसिकली यूएसएसआर के साथ भारत का जुड़ाव दिखता है। और जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो भारत ने जब से अपनी क्या क्या एलपीजी मॉडल को अपनाया है, उसके बाद से ही भारत और यूएस के जो रिलेशन है वो थोड़े से अच्छे होने लगे। इसके अलावा यूएस जो है भारत के अंदर एक काफ़ी बड़ा विकासशील देशों का बाजार देखता है। भारत के अंदर काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो बेरोजगार है, जिसके कारण अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां अपना जो काम हैगा वो सस्ते दामों पर भारतीयों से करवा लेती है, इसीलिए भी भारत के लिए अमेरिका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत के अंदर जैसे आप आईफोन ही देखो तो बहुत सारे यूजर्स हैं उसके, तो इस तरीके से अमेरिका को ऐसा लगता है कि हमारी जो भी प्रोडक्ट है उसका जो मार्केट है वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इंडिया में बढ़ती पॉपुलेशन के कारण देख रहे हो आप कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर और, तो वो व्यक्ति के पास टाइम नहीं है लेकिन उसको घर बैठे बैठे सामान डिलीवर कर रही है,
उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों के रिलेशन में। शीत युद्ध के पश्चात अगर हम बात करेंगे तो भारत और यूएसए के संबंध बिगड़े भी हैं। जैसे भारत ने अपना पोखरण सेकंड किया था, जब पोखरण सेकंड किया था, आप सभी को पता है पोखरण सेकंड जो है 1998 में अटल जी के कार्यकाल में हुआ था। उस समय अमेरिका ने हमें सीधी चेतावनी भी दे दी थी, जब हम अपना क्या कहते हैं परमाणु परीक्षण कर रहे थे तो डायरेक्टली यूएसए ने चेतावनी भी दे दी थी, अगर आपने परीक्षण किया तो हम आप पे वॉर करेंगे। इसके अलावा एक बात आपको, एक फैक्टर आपको इसका भी याद रखना है कि जो अमेरिका आएगा, अमेरिका ने भारत के ऊपर उसके बाद में बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए थे, लेकिन जैसे जैसे प्रतिबंध लगाए गए समय के साथ साथ वो प्रतिबंध धीरे धीरे कम होते गए। भारत अपनी स्थिति को डायरेक्टली मजबूत कर रहा है। और भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो उसने एक बात भारत ने ये भी कही थी कि हम अपनी क्षमता, जो परमाणु क्षमता उसको न्यूनतम रखेंगे, लेकिन हम इसका उपयोग केवल अपने देश की सुरक्षा के लिए करेंगे। कोई भी देशों को डराने, धमकाने या फिर उसके ऊपर आक्रमण करने की दृष्टि से हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो भारत की जो विदेश नीति है, इसमें निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत की विदेश नीति में आप किससे, निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? निशस्त्रीकरण होता क्या है? तो निशस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों की होड़। तो भारत की निशस्त्रीकरण की भूमिका, एक तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा या सिंपली आएगा कि भाई निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, हथियारों की ओर से क्या समझते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण को कम करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी जैसे संस्थाएं IAEA से अगर हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये कार्य करती है, परमाणु पे कंट्रोल करती है। इसके अलावा बहुत सारी संधियां हुई है, NPT हुई है, CTBT हुई है, इसके बाद में SALT 1 SALT 2, ऐसे START 1 START 2, ऐसी बहुत सारी ट्रीटीज हुई है। अगर हम बात करें, है ना, मास्को बॉन्ड समझौता, तो ये बेसिकली परमाणु को मिनिमाइज करने के लिए की गई है, हथियारों की होड़ को मिनिमाइज। और यहाँ पर निशस्त्रीकरण का मतलब केवल परमाणु हथियार से नहीं है। निशस्त्रीकरण का मतलब है प्रत्येक हर प्रकार के हथियार से जिससे भाई मानव या फिर जनहानि हो सकती है, उन सभी प्रकार के हथियारों को रोक लगाया जाए। इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो भारत की क्या भूमिका है? तो भारत ने, मैंने आपको बताया, जैसे भारत ने भी परमाणु परीक्षण किया भी था, तो भारत ने एक बात बोली थी कि ये हथियार जो है ना तो हम किसी को डराने के लिए, ना ही हम किसी को धमकाने के लिए, हम ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। इसको बनाने के लिए बेसिकली हमारा एक ही रीज़न है, हम केवल इस हथियार को इसलिए बना रहे हैं ताकि कल को हम सुरक्षित रहें, हम पे भी कोई हमला ना करे। बाकी इसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन भी आ जाता है, तो भारत की उस समय बुराई करनी है, क्योंकि भारत तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की होड़ को रोकने की बात करता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि भारत ने परमाणु भी बनाए और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हथियारों को खरीद रहा है। अगला क्या है? TNC किसे कहते हैं, पारराष्ट्रीय निगम किसे कहते हैं, इसका वर्णन करना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या परिणाम है, इसकी आपको चर्चा करनी है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आप सभी को अपने एग्जाम के लिए ज़रूर करके जाना है। ध्यान रखना है आप सभी को, ये पेपर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारराष्ट्रीय निगम क्या है आपको करना है। देखो, आपसे पारराष्ट्रीय निगम ना लिखकर पेपर में बहुराष्ट्रीय निगम भी लिखा सकता है ना, TNC ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन भी लिखा सकता है, तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। और बहुराष्ट्रीय निगम तो MNC होती है, तो उसमें आपको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनीज आपके पेपर में लिखी हुई आएगी। तो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या परिणाम है इसका, आपको इसकी चर्चा करनी है। ये आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार ही आता है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों को बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के संबंध काफ़ी विवादग्रस्त रहे। उसका रीज़न है जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब हुए हैं। 4 युद्ध भी हुए हमारे पाकिस्तान से, हमारे कितने 4 युद्ध हुए। चारों युद्धों के अंदर भारत की विजयी रही है, लेकिन फिर भी भारत और इसके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। युद्धों की बात करें तो भारत और इसका युद्ध 1947 से लेकर, अभी मैंने ऊपर भी चर्चा करी थी, 48, 1965, 1971 और 1999। इस टाइम पे हमने 4 वॉर पाकिस्तान से लड़े भी हैं और चारों में हमारी विजय हुई है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे समझौते भी हैं। इसे बात करें तो 1960 में सिंधु जल समझौता है, सिंधु जल समझौता है, सिंधु जल समझौता है। सिंधु जल समझौते के बाद में बात करेंगे तो 1972 में शिमला वार्ता है, शिमला वार्ता है। इसके बाद में 2001 के करीब में बात करेंगे तो आगरा वार्ता है, आगरा वार्ता। इसके बाद में अगर हम इससे पहले बात करें तो 1965 में एक आता है आपका ताशकंद, 1965-66 में हो गई। 1966 में ताशकंद समझौता। लाहौर बस सेवा 1998 के करीब में लगभग चलाई गई थी।
इसके अलावा समझौता एक्सप्रेस, ऐसे भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, अच्छे संबंध भी बुरे संबंध, लेकिन अच्छे तो हम नहीं कहेंगे, बुरे ही संबंध ज़्यादा है। इसके बाद में भारत और चीन जो है इनके आपसी संबंधों को आपको चर्चा करना है। भारत और चीन के बीच में समझौते की बात करें तो 1954 में ऐसे तो डिस्कस कर रखा है। 1954 में भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे बोलते हैं हम पंचशील समझौता। इसका नाम पंचशील इसलिए पड़ा क्योंकि 5 सिद्धांत इसमें शामिल थे। और दूसरी बात, दोनों जब ये समझौता हुआ तो दोनों तरफ से एक नारा लगा था, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो इसके अलावा जिसमें इन्होंने एक बात और डिसाइड करी थी कि इंडिया और चाइना दोनों अब दूसरे के बॉर्डर पे अपनी आर्मी नहीं रखेगा। दूसरी बात 1959 में जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया तो उसके बाद में तिब्बत जो है वो भारत से मदद लेता है, यानी उनके जो धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा, उन्होंने भारत से मदद मांगने की कोशिश करी तो भारत ने उन्हें शरण दे दी। इसकी वजह से 1962 में हमारा चाइना से वॉर भी हुआ जिसमें हम बुरी तरीके से हारे। इसके अलावा 1949 में जब चाइना एक साम्यवादी देश बना था तो उसमें भारत पहला ही देश था जिसने क्या किया था, चाइना का समर्थन किया था। एक राष्ट्रीय नाम देने में भारत की मुख्य भूमिका थी, उनको मान्यता देने में भारत की मुख्य भूमिका थी। इसके अलावा 1989 के बाद में, युद्ध के बाद तो संबंध बिल्कुल बेकार है, 1989 में के करीब में और 87 के करीब में जो राजीव गांधी है उन्होंने क्या किया था, जब 85 में वो पीएम बने तो 87 में उन्होंने चीन की यात्रा करी। इसके बाद में दोनों के देशों के बीच में बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया, दोनों देशों के बीच में जो है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया और दोनों के व्यापारिक स्थिति ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा अलग अलग संगठन जैसे वहाँ पर हमारी बैठकें एक साथ होती है, जैसे ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में इंडिया और चाइना दोनों ही शामिल है, तो दोनों देश एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मिलते भी हैं। इसके बाद में भारत और रूस के संबंधों को बताना है तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। भारत और मध्य एशिया के बारे में भी आपको बताना है, ये वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति कैसे है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है सार्क। सार्क का मतलब क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसे हम दक्षिण एशिया या दक्षेश भी कहते हैं, ध्यान रखना है आपको, इसको हम दक्षिण एशिया या फिर दक्षेश भी कहते हैं। और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ये शॉर्ट नोट की कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चन वैसे तो है लेकिन पेपर में आ सकता है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। 1985 में ढाका, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, ढांचा लिख दीजिए, ढाका करना आपको, इसको ढांचा नहीं करना है, ठीक है, ढांचा तो कोई हड्डी बुरा मान जाएगा, ढाका ओके। कोई जो ढाका है, जो ढाका के अंदर यहाँ पर क्या किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन किया गया और सार्क की स्थापना की गई। सार्क की स्थापना में बात करें तो वर्तमान समय में 8 देश शामिल हैं इसके अंदर और पहले 7 देश थे। अंतिम देश इसके अंदर जो है अफगानिस्तान जुड़ा है और वो कब जुड़ा है, 2007 में जुड़ा है, ये आपको याद रखना है, 2007 में जुड़ा है। दक्षिण एशिया की कई बैठकें हुई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो इसके सदस्य देशों ने साफ्टा की स्थापना करी है। साफ्टा मीन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी स्थापना करी है। हालांकि 2002 में इसकी बात उठी थी, 2004 में इस पर हस्ताक्षर हुए और 2006 में लागू हुआ। सार्क जो है दक्षिण एशिया जो दुनिया का सबसे विवादित जगह है। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनकी आपसी जो विवाद है, सीमा विवाद चलते रहता है, इसकी वजह से इस संगठन को ज़्यादा अधिक लाभ नहीं मिला है, लेकिन बट फिर भी इसने एक सफलता कोशिश करी है। इसके अलावा इसके 18 सम्मेलन हो चुके हैं। इसका 18वां सम्मेलन जो है 2018 के करीब में कहाँ पर हुआ, 2018 या 14 के करीब में हुआ था। कहाँ पर, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर पूछा गया है, लुक ईस्ट पॉलिसी और लुक एक्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, पहली बात तो किसने चलाई थी आपको ये पता होना चाहिए। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ये हमारे जो पीएम थे, पीएम भी रहे लेकिन जब वो पीएम के पद पे तो नहीं थे, 1991 में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था, उन्होंने देखा कि जो आसियान के देश हैं, आसियान के जो देश हैं वो काफ़ी तेज़ी से क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो उन देशों के साथ हमें अपने संबंध को स्थापित करना होगा ताकि हम अपने विकास को सुनिश्चित कर सकें, विकास को बढ़ा सकें। इसीलिए आसियान की क्या की गई, स्थापना की गई। आप सभी को याद रखना है, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी ध्यान रखना है कि मई 2015 में जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने क्या कहा है कि केवल देशों की तरफ देखने से कुछ नहीं होगा, हमें उन देशों के साथ प्रतिक्रिया करनी होगी, तो हमें उन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। इसके अलावा भारत ने सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, इन 3 देशों से, स्पेशली सिंगापुर का नाम याद रखना है आप सभी को, सिंगापुर के साथ में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रखा है। इसके अलावा जो सार्क हैगा,
सार्क के अंदर एक सदस्य है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार, ये म्यांमार जो है ये सार्क में भी है, ये बिम्स्टेक में भी है, इसके अलावा बिम्स्टेक के अलावा ये आसियान में भी है। तो भारत ने बेसिकली इन देशों से संबंध इसलिए अच्छे बनाए ताकि वो आसियान के अंदर भी अपना प्रभुत्व या फिर अपने आप को लेकर जा सके। भारत और जापान के संबंधों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन अपलोड नहीं है, जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। कूटनिरपेक्षता के आंदोलन क्या है? कूटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? जिसे पेपर में नेम लिख कर भी आ सकता है। इसके कार्य और इसके उद्देश्यों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार करवाया जा चुका है। इसमें 3 लाख लगभग व्यूज हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। गुटनिरपेक्षता की आलोचना का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सभी के पेपर में पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन भी ज़रूर देखिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट आप सभी के लिए हैं जो पेपर में आ सकते हैं, जैसे पीएमओ ऑफिस, एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, संसदीय समिति क्या है इसके बारे में। इसके अलावा भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों के बारे में आप सभी को बताना है। इसके अलावा एफडीआई और भारत, एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये आप सभी को याद रखना है। भारत और इसकी विदेश नीति को बेसिकली क्या चीज़ें प्रभावित करती है, क्या चीज़ें नहीं करती। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहेगी। एग्जाम से पहले भी मैं कुछ एनालिसिस करूंगा आपके पेपर का, क्या क्वेश्चन आता है। जब तक आप अपने एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हो आप इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं। अगर आप लोगों को पसंद आती है वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ये नंबर है आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है, आप इस नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए, उन लिंक्स के थ्रू आप हमसे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो अगली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आ जाएगा, नहीं तो फिर ढूंढते रहोगे और फिर कोई टीचर का ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें से आपने वीडियो तो देखी लेकिन उसमें से कुछ पेपर में आया नहीं। बाकी हमारी जितनी भी वीडियोज़ है, आप कोई भी वीडियो देखोगे जो हमने क्वेश्चंस वाली बताई है, कोई भी बच्चा आपको ऐसा कमेंट करता हुआ नहीं दिखेगा, बोलेगा नहीं कि हमारे बताए हुए क्वेश्चन नहीं है। जो हम क्वेश्चन बताते हैं ओनली वही पेपर में आते हैं। इसीलिए देखते रहिए, मिलते रहिए, मस्त रहिए। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।